हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। ये प्रोग्राम हम हर फ्राइडे आपके सामने लेकर के आते हैं और सैयद अली मुश्तबा साहब साउथ एशिया पर खास नजर रखते हैं। आम दिनों में वो चेन्नई, जिसे मद्रास कहा जाता था, वहां रहते हैं, लेकिन आजकल वो अपने गांव बिहार के शेखपुरा जिले के माने गांव में हैं। वहां आजकल वो अपनी किसान होने की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। ये सैयद अली मुश्तबा साहब के साथ हमने अब तक बहुत से प्रोग्राम किए हैं। आप लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर जो हम इंटरनेशनल कवरेज देते हैं, आमतौर पर जो दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं, हम वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट जिसे कहते हैं, उसको फोकस रखते हैं, बाकी दुनिया की खबरें देते हैं। लेकिन साउथ एशिया पर खास तौर पर, ताकि अपने पड़ोसी मुल्कों के बारे में, वहां क्या कुछ हो रहा है, वो हम जान सकें, हमारे दर्शक जान सकें, इसलिए एक प्रोग्राम हफ्ते में सैयद अली मुश्तबा साहब के साथ हम करते हैं। आज जिन इश्यूज पर बात करेंगे वो ये कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर थे। वहां उन्होंने कहा कि हमारी 1 इंच जमीन कोई नहीं ले सकता, और चीन ने कहा कि आप हमारे इलाके में आए हैं, आप को यहां नहीं आना चाहिए। चीन ने अपना रिएक्शन दिखाया है। चीन और हमारी सरकार के बीच के क्या रिश्ते हैं, वो तो हम उससे अच्छी तरह जानते हैं। जो मोदी जी ने कहा था लद्दाख के बारे में, ना कोई हमारे यहाँ आया है, ना कोई घुसपैठ की है, ना कोई आने आ सकेगा, उस किस्म का एक बयान था। लेकिन फिर भी मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि शायद सैकड़ों किलोमीटर जमीन चीन के हाथ में जा चुकी है। अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ गांव चीन ने बसा दिए हैं। कई जगहों के नाम उन्होंने अपने चाइनीज जबान में रखे हैं। लेकिन अब एक बार फिर अमित शाह जी ने कहा है कि हमारी 1 इंच भी जमीन नहीं ले सकता। चीन का रिएक्शन क्या है, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा श्रीलंका में एक डोंड्रा बे एक जगह है साउथ श्रीलंका में, वहां चीन अपने रडार लगा रहा है। शायद वहां वो निगरानी करना चाहता है, जासूसी करना चाहता है। हमारे भारत के पड़ोसी मुल्कों में चीन का असर बढ़ रहा है। इसको एक बार सैयद अली मुश्तबा साहब ने कहा था कि वो एक तरह से भारत को बोतल में बंद करना चाहता है। बहरहाल वो क्या हकीकत है, वो एक अलग एक इशू है, उस पर हम बात करेंगे। और पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, इमरान खान के क्या रंग बदल रहे हैं, क्या अमेरिका से दुश्मनी कम हो रही है, वहां क्या इलेक्शन जो 2 स्टेट्स में होने वाला था वो हो पाएगा या नहीं, और वहां आसिफ मुनीर जो वहां की फौज के सरबराह हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं इमरान खान के बारे में और मुल्क के हालात के बारे में। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप सबसे पहले बताइए कि भारत और चीन का मामला क्या कुछ है। ये अरुणाचल प्रदेश में हमारे गृह मंत्री जाते हैं और चीन उस पर ऐतराज करता है, क्या कुछ है। अरुणाचल प्रदेश बहुत ही अहम है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक तौर पर वो एक अहम स्टेट है। और हमें याद है कि एक बार अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने, बहुत पहली बात है, चीन जाने की वीजा के लिए अप्लाई किया, तो चीन की तरफ से जवाब यह आया था कि आपको तो वीजा की जरूरत ही नहीं है, आप ऐसे ही आ जाइए। क्या कुछ है चीन का डिजाइन अरुणाचल प्रदेश के बारे में? जी काजमी साहब, बहुत शुक्रिया। पहले अपने सामीन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। अब आज हम लोग जो है अरुणाचल प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं। तो अभी पहले ये समझना पड़ेगा कि चीन के साथ जो हमारे बॉर्डर क्लैशेस हैं, उसमें अरुणाचल प्रदेश जो है ईस्ट में है। दूसरा जो है वो मिडिल में जो है वो उत्तराखंड और जो हिमाचल प्रदेश है वो है। और तीसरी तरफ जो नॉर्थ में है वो है लद्दाख है। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल इशू है, जो क्लैश है, वो तो बाउंड्री इशू है ही है, लेकिन इसके साथ साथ सॉवरेनिटी की इशू है। इंडिया कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा अटूट यंग अंग है। और अभी अमित शाह जो वहां गए थे, उन्होंने भी यही बात को दोहराया और उन्होंने कहा कि 1 इंच, उन्होंने ये कहा कि सुई के नोक के बराबर भी कोई हमारी जमीन नहीं ले सकता। और दूसरी बात, उसके बरक्स जो है चाइना ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का हिस्सा है, उसका नाम जो है वो जंगाम है। और जो जो चाइनीज उसको कहते हैं, हम लोग जो उसको अरुणाचल के प्रदेश कहते हैं, लैंड ऑफ द राइजिंग सन है।
पहली जो है सूरज की किरण जो है जो भारत में पड़ती है तो वो अरुणाचल प्रदेश पे पड़ती है। ये सारी चीजें जो है वो अमित शाह ने अपने भाषण में कहा और उन्होंने एक तरह से वार्न किया चाइना को कि अरुणाचल के प्रदेश के ऊपर वो आंख उठा के ना देखे। तो उसका रिएक्शन भी चाइनीज की तरफ से बहुत स्विफ्ट हुआ और वो स्विफ्ट इस तरह से हुआ कि उनके जो स्पोक्समैन है उन्होंने कहा कि ये जो सीनियर भारत के ऑफिशियल है, अमित शाह नाम नहीं लिया, सिर्फ सीनियर ऑफिशियल कहा है भारत गवर्नमेंट के, उन्होंने वो सारा जो बॉर्डर का जो रेजोल्यूशन की जो बात है वो सारी चीजों को उन्होंने जो है उसका माहौल खराब कर दिया। और जो माहौल बन रहा था कि आपस में मिल बैठ करके बातचीत करेंगे, तो ये तो झगड़े का ऐलान कर रहे हैं। ये बात उन्होंने कहा कि ये जो है सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मामला है वो उसी तरह से है जैसे कि कश्मीर का मामला है इंडिया और पाकिस्तान से। इंडियन कश्मीर को पाकिस्तान कहता है मेरी टेरिटरी है, इंडिया कहता है कि तो मेरी टेरिटरी है, जो पाकिस्तान में जो टेरिटरी है वो भी हमारी टेरिटरी है। तो ये सॉवरेनिटी का इश्यू है। तो यहाँ पे जो बात बड़ी बड़ी इसकी है कि इसको कैसे रिजॉल्व करें और मिल बैठ करके बात करने के अलावा तो कुछ दूसरा चारा नहीं है। अमित शाह ने जो भड़काऊ भाषण दिया वहां पर कि हम मतलब सुई के नोक के बराबर भी जो है हम हिस्सा नहीं देंगे किसी को कोई इंक्रोच करने के लिए, तो एक तरह से ये चाइना में बड़ी खलबली है और बहुत मतलब उसका रिजेंटमेंट है। अब यहाँ पर मैं आपको एज ए एनालिस्ट बता दूं कि अमित शाह ने तो कह दिया जो उन्हें कहना था। अब चाइना का जो रिएक्शन होगा वो अब कुछ महीनों में, कुछ दिनों में, कुछ टाइम में आप देख लेंगे। ये फिर बॉर्डर क्लैश के ऊपर जाएगा, ये मेरा एज ए एनालिस्ट कहना। क्योंकि डोकलाम में जो हुआ था उसके बाद गलवान हुआ था, उसके बाद वो पूरा का पूरा उन्होंने रीड्रॉ मैप कर दिया था वहां जाकर के आपके लद्दाख में। तो मेरा भी मानना है, मैं प्री वार्न कर रहा हूं मीडिया स्टार वर्ल्ड के माध्यम से कि चाइना फिर सिक्योरिटी ब्रीच करेगा और कहां घुसेगा, किस तरह से घुसेगा वो तो टाइम ही बताएगा। लेकिन ये रिएक्शन जो है ये होना है, वो इसलिए भी होना है कि 5 अगस्त 2019 में जब नरेंद्र मोदी साहब ने और अमित शाह ने अनाउंस किया था पार्लियामेंट के अंदर कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बन जाएगा, तो लद्दाख के ऊपर जो है अभी चाइना का सॉवरेनिटी क्लेम है। उनका कहना है कि पूरा लद्दाख हमारा है। पहले तो वो अक्सर चिंतक ही थे और कुछ बॉर्डर इश्यूज की बात करते थे कि ये बॉर्डर इश्यू है और ये लाइन इधर से इधर हो जाएगा, उधर से उधर हो जाएगा तो हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे। अब चाइना का ये कहना है कि पूरा लद्दाख हमारा है, पूरा अरुणाचल हमारा है। अभी 2 अप्रैल को जो है 11 जगहों का जो है जो जहां से वो बात कर रहे थे, कोबेट्टू जो जगह है अमित शाह की जहां से वो भाषण दे रहे थे, उसका भी नाम उन्होंने बदल दिया। 11 जगह जो है वो ये तीसरे चरण में जो है उन्होंने फर्स्ट सेट ऑफ नेम्स उन्होंने इशू किए थे काफी पहले, सेकंड सेट नेम काफी पहले। और क्योंकि अमित शाह क्योंकि वो आने वाले थे, इसकी खबर पूरी दुनिया को थी तो उन्हें भी खबर थी, तो उन्होंने ये 2 अप्रैल को मतलब ये कोई 10 दिन पहले उन्होंने नया नाम जो है अनाउंस कर दिया। अब एक बात और आपके दर्शकों को बोल दूं कि कल ही जो है उन्होंने इंडियन ओशन में 5 जगहों पर उन्होंने अपने नाम अनाउंस किए हैं। उन्होंने मतलब उनके जो नाम है वो चाइनीज नेम, वो किसी को कुछ कह रहे हैं, कोई वोल्केनो है कुछ है, और वो जो इंडियन ओशन के अंदर वो जगह है वो 5 जगह जो है वो उन्होंने कह दिया कि नहीं ये जो है ये हमारी जगह है। और उसमें उन्होंने ये वार्न किया कि इंडियन ओशन जो है वो इंडिया का ओशन नहीं है। तो ये सब चीजें चाइना की तरफ चल रही हैं। अब इसमें एक चीज और आपको बता दूं, जो भारत की मतलब रणनीति है चाइना को स्टॉप करने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है कि चाइना को जो करना है वो तो कर ही रहे हैं हम, और आप उसके बारे में डिस्कस भी कर रहे हैं, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि भारत क्या कर रही है उसके बारे में। अभी अमित शाह जो वहां गए हुए थे अरुणाचल प्रदेश, भारत ने एक अपनी मतलब गवर्नमेंट लेवल पे एक पॉलिसी बनाई है जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जो कि पूरे अरुणाचल प्रदेश से होते हुए मतलब वो उत्तराखंड और हिमाचल से होते हुए लद्दाख के ऊपर भी आ जाएगा। तो जो भी बॉर्डर लाइन है वहां पे भारत जो है वो अपनी विलेज बना रहा है और उसको जो है वो उसमें करोड़ों रुपए मतलब
करीब करीब मतलब इंडियन इकोनॉमी तो आप जान ही रहे हैं कि उसकी क्या हाल है, कोरोना के बाद क्या खत्म हो गई नहीं होगी। लेकिन मोदी सरकार जो है मतलब और सब जगहों से वो फंड काट रही है और विलेज के ये यहाँ पे विलेज सेटलमेंट बना रही है। और ये सेटलमेंट जो है वो पक्का सेटलमेंट है। यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन होगा, वाईफाई होगी, और जो हमारे पूरे जो बॉर्डर पुलिस है, तो वो ये इंडिया का मकसद है कि अब हम जो है चाइना को घुसने नहीं देंगे। और ये विलेज जब जब ह्यूमन सेटलमेंट होगा तो चाइना को इतनी आसानी नहीं होगी आगे घुसने के लिए। पहले तो वो नो मैन्स लैंड था, कोई आदमी थी ही नहीं, तो रात के अंधेरे में या बर्फ के उसमें बर्फ के पीक में वो घुस जाते। तो ये इंडिया की का जो है मतलब स्ट्रेटजी है चाइना को मतलब कंटेन करने के लिए। और उन्होंने रोड वगैरह बहुत तेजी से उन्होंने बना लिया है। ये सारे सेटलमेंट जो है रोड से कनेक्टेड है, मतलब जो जो मेन लैंड है। और यहाँ पे आईटीबीपी और इंडियन आर्मी ये दोनों वहाँ पे जो है मतलब खड़ी हुई है। तो इंडिया जो है इस तरह से बॉर्डर पे अपना पकड़ बना रही है जो पहले की सरकार में नहीं थी। अब इसको ये देखना है कि क्या ये बॉर्डर के ऊपर जो ये अपनी गिरफ्त बना रहे हैं, क्या ये चाइना इसको ब्रीच करेगी कि नहीं करेगी, ये तो आगे वक्त ही बताएगा। जी, मैं लेकिन इंडिया आपने आपने बॉर्डर एरिया में नए गांव बसाने की बात की। मेरी जब ये लद्दाख का इशू चल रहा था, काफी गर्म था, उस वक्त मैंने लेह में, कारगिल में, इन जगहों पर भी बात की वहां लोकल लोगों से, और उन लोगों को बाकायदा ये शिकायत है कि यहाँ डेवलपमेंट नहीं है। यानी जो बॉर्डर में लोग रहते हैं उनको तो और ज्यादा बेहतर फैसिलिटी देनी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, लेकिन वहां के लोगों को बाकायदा शिकायत रही है। अच्छा, अब ये बॉर्डर पर गांव बसने की बात आपने कही, खुद अमित शाह ने भी कहा कि मोदी सरकार अब बॉर्डर को ज्यादा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देगी और इसीलिए सड़कें बनाई जा रही हैं और मुख्तलिफ तरक्की के प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। अच्छा, मैं चलना चाहता हूं ये श्रीलंका में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि चीन ने, आपने अब से पहले बताया था कि कई जगहों पर, बांग्लादेश में भी और मालदीव में भी शायद इस किस्म की कोई चीज थी, लेकिन अब ये श्रीलंका में क्या कुछ हो रहा है, नई निगरानी पोस्ट कोई बन रही है, क्या है, इसके बारे में जरा बताइए। जी, ये जो खबर आ रही है ये बिल्कुल सही खबर है। ये इंडियन नेवी जो वहाँ पे तैनात है, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को। और राजनाथ सिंह ने एक 12 पेज का रिपोर्ट बनाया है जो कि वो लेकर के कैबिनेट की जो मीटिंग होती है वहां ले जाने वाले हैं। और जो नेवी का जो जो इनपुट है वो ये है कि श्रीलंका में एक डोंडरा बे है, वो वाकई है, वो बे है, वहां पे टूरिज्म होता है। और वो एक जगह श्रीलंका के लिए बहुत टूरिज्म के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे फॉरेनर जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, जिनको जहाज़ों में बैठा करके, छोटी छोटी जहाज़ें होती हैं, उनको समुंदर में ले जाते हैं वेल्स दिखाने के लिए। जो वेल मछली होती है बड़ी साइज की वेल, उसको दिखाने के लिए। और वेल जो है वो निकलता है समुंदर से बाहर, और जो हमारे सेनानी है वो जो 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 टूरिस्ट हैं उसको देख के मजा लेते हैं। तो ये चीजें जो है वो तो चली रही हैं वहां पे। और ये जो डोंडरा है, ये कभी एंशियंट टाइम में ये श्रीलंका का कैपिटल होता था, मतलब मिडिवल एजेस। तो ये अच्छा खासा डेवलप है। और यहाँ जाने के लिए कोई जंगल का रास्ता है, वहां से होते हुए वो जाते हैं। और जंगल जब खत्म होता है तो वो फिर पानी का जो है वो बे आ जाता है, वो जो जगह है वहां पे। तो अब ये जो खबर है ये डोंडरा बे में जो है, ये कंफर्म खबर है जो मैंने आपको बताया। वहां पे चाइनीज जो है वो अपना सर्वेलेंस रडार लगाना चाहते हैं। और वो सर्वेलेंस रडार जो है वो अंडमान निकोबार पे नजर रखने के लिए लेना चाहते हैं। और इस रडार की कैपेसिटी बहुत जबरदस्त है, जो कि अमेरिका का जो डीगो गार्सिया बेस है वहां तक वो नजर रख सकता है। यहाँ चेन्नई में या तमिलनाडु में जो हमारा कलपक्कम जो न्यूक्लियर प्लांट है, और कुंडकोलम जो न्यूक्लियर प्लांट है, आपको ये बता दूं दर्शकों में कि कलपक्कम में जो है हमारा न्यूक्लियर हथियार वहीं रखा हुआ है। ये मैं आपको बता दूं, ये ओपन सीक्रेट है, कोई कोई ये नहीं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो न्यूक्लियर अगर वॉर होगा तो वो तो पाकिस्तान से ही होगा और किसी से होगा नहीं, चाइना से भी अगर होगा तो होगा, तो वो भी नॉर्थ इंडिया में।
तो हम साउथ से स्ट्राइक करेंगे उनको, वो पहले न्यूक्लियर हथियार को उड़ा ना सके, इससे पहले कि हमारा रिजर्व यहाँ रहेगा, तो फिर हम उसको रिटेलिएट करेंगे। तो ये दोनों जो सर्वेलेंस पॉइंट है, कुंडकोलम और कलपक्कम, ये तमिलनाडु के अंदर है, ये भी इस सर्वेलेंस से आ जाएंगे। और अंडमान निकोबार में जो हमारी शिप बेस है, नेवल बेस है, ट्राई जंक्शन है, वो भी आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी के अंदाज से, लिहाज से है ये। और राजनाथ सिंह जब इस पर एक्टिव हो गए तो आप समझ लीजिए कि ये कोई अफवाह नहीं है, कोई मतलब गप नहीं है। अब इसको कैसे काउंटर करेगी इंडिया क्या प्रेशर देगी इसको, श्रीलंका को, कि वो ना बनाए। लेकिन इसमें यहाँ पे अपने हम ऑडियंस को ये भी बता दें कि इंडिया ने पहले भी श्रीलंका को प्रेशर दिया था। 2 आइलैंड थे जहाँ पे वो बहुत क्लोज थे हमारे, रामेश्वरम और जो कोस्ट है वहां से। तो श्रीलंका ने वहां से हट गई और उन्होंने चाइनीज को वो दे दिया था कॉन्ट्रैक्ट, और अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वो उनको हटा करके, मतलब चाइना को हटा करके। तो हमें ये भी लगता है कि इस पे श्रीलंका जो है इंडिया के प्रेशर में आ जाएगी। लेकिन अब यही देखना है कि वो चाइनीज जो है वो कितनी हद तक प्रिवेल कर सकते हैं, और श्रीलंका जो है कितनी हद तक चाइनीज को हटा सकती है। इसलिए कि श्रीलंका जो है वो कर्जे में डूबा हुआ है चाइना के, और इंडिया पूरा उसका कर्जा नहीं उतार सकता। उसे कर्जा तो दे सकता है अपनी इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए, लेकिन जो चाइना ने उसको कर्जा दिया हुआ है, वो इंडिया की भी बस की बात नहीं है कि वो कर्ज उतार। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है इंडियन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। इससे अलावा भी कुछ और भी ऐसे बंदरगाह हैं जिस पर चीन का काफी हद तक वहां पर डेवलपमेंट के लिए वो गए थे और काफी पैसा भी दिया हुआ है। इस किस्म के और भी कई बंदरगाह हैं जिन पर चीन का वो जो हबन टोटा जो है, वो तो 99 साल के लीज पे उन्होंने ले लिया है। और अभी जो है एक शिप जो है, अभी कुछ दिन पहले, मतलब कई महीने पहले जो है, उनकी स्पाइस शिप वहां के डॉक हुई और 1 हफ्ते वहां रही, जिसपे भारत ने बहुत रेजिस्टेंस किया, श्रीलंका को कहा कि आप उसको रोकिए, नहीं आने दीजिए। और गोदी मीडिया ने यह भी खबर दे दिया था कि इंडिया की भपकी से, श्रीलंका के कहने से चाइना जो है शिप को लौटा ले लिया। लेकिन वो शिप अपने जो उसका टाइम था, टेबल था, जो उसका मतलब जो उसका इटिनरी था, उसमें वो शिप आई, वहां डॉक किया, और 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद जो है जो उनका काम था वो करके चले गए। तो हबन टोटा जो है वो तो अब चाइना का ही की जगह है। तो अभी जो है हबन टोटा हो गया, गरदार हो गया पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, इधर सिटबिट हो गया म्यांमार में, मालदीव में भी वो 1 आध आइलैंड को के ऊपर जो है वो अपना दांत लगाए हुए हैं। अभी एक और खबर दे दूं कि उड़ीसा के कोस्ट से 160 किलोमीटर इंडियन ओशन के अंदर एक स्पाई शिप जो है चाइनीज की देखी गई, जो कि वहां पे आई थी स्पाइंग पर्पस के लिए। और ये यहाँ के जो उड़ीसा के कोस्ट वालों ने उसे देखा। इस तरह की वो शिप भेजते रहते हैं, मतलब टाइम टू टाइम, जो कि इंडियन एस्टेब्लिशमेंट उसको नोटिस करती है, लेकिन हमारी गोदी मीडिया कभी इसकी बात नहीं करती। वो गोदी मीडिया तो कभी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। अब ऐसे हालात में श्रीलंका एक जमाने में एक तरह से तकरीबन, यानी सबसे नजदीक तरीन जो उसका दोस्त हो सकता था वो भारत था। अब वो अपनी जरूरतों की वजह से, मजबूरी की वजह से, या किसी दबाव की वजह से वो चीन की तरफ उसका झुकाव बढ़ रहा है। ये बहरहाल भारत के लिए एक चिंता का विषय है। और खासतौर पर भारत की जो जासूसी करने का इंतजाम उसने किया है, सर्विलेंस का इंतजाम किया है, वो बहरहाल हमारी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब मैं पाकिस्तान के हालात को जानना चाहता हूं। पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, खासतौर पर इमरान खान, शहबाज शरीफ, उनके बीच में अभी क्या कुछ टकराव अभी उतना ही तेज है क्या? इमरान खान अमेरिका के बारे में जितना लाखों की तादाद में रैलियों में जो 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 एक मूड बना था, क्या वो अभी बरकरार है, या क्या क्या हाल है वहां का? जी, पाकिस्तान का जो अभी हाल है तो वो ये है कि काफी ट्रैक पे बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं जो हम अपने सामईन को बताना चाहते हैं। वो एक ट्रैक भी है, उसके बाद फिर दूसरा ट्रैक आ जाता है, तो मैं उसको समझा दूं आपको। पहला जो है कि अभी पिछले हफ्ते मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि वो आसिफ बाजवा साहब, जो उनके एक्स आर्मी जनरल थे, कमर बाजवा,
तो जी, जी। उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया था कि ये डबल गेम खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं। अब एक हफ्ते के बाद जो है अभी मंडे को ही उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस बार ये पूरा अटैक जो है उन्होंने शहबाज शरीफ के ऊपर किया और ये कहा उन्होंने, जो बज़ाहिर उन्होंने कहा कि जो हमारे हटाने का जो मंशा था या जो 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 वो स्कीम बन रही थी वो पाकिस्तान में ही बनी है और पाकिस्तान के जो लोग हैं यहाँ पे जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, शहबाज शरीफ और दूसरे जो उनके जमायत के लोग हैं, इन लोगों ने हमें मतलब कुर्सी से हटाया है। अमेरिका का कोई रोल नहीं, खुल के उन्होंने नहीं अमेरिका का नाम लिया, लेकिन ये पूरा का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अमेरिका का कोई हाथ ही नहीं है, जो कि बिल्कुल यू टर्न है, जो कि बिल्कुल यू टर्न है। उनका ये कहना था कि अमेरिका का कोई हाथ नहीं है और अमेरिका तो अपना इसमें से कोई मतलब नहीं है, वो इंटरनल पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, उसमें अमेरिका। और पहले जब वो तोहमत लगा रहे थे उस टाइम अमेरिका कह रही थी कि हमारा कोई हाथ नहीं है, और इमरान खान जो कह रहे थे कि अमेरिका ने ही पैसे दिए हैं ये एमपी को खरीदने के लिए, और एमपी जो है ने अपना दल बदल लिया और सब चले गए वहां पे। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट यही है, एक तो यू टर्न, दूसरा उन्हें यह भी अब समझ में आ रहा है जो आपने कहा था कि अपनी गलती की एहसास हो रही है, तो गलती का यही एहसास हो रहा है कि बिना अमेरिका से दोस्ती किए हुए आप मतलब पाकिस्तान पे हुकूमत नहीं कर सकते हैं। अब इनको रियलाइजेशन अब आ रहा है और इसके लिए वो जो है रास्ते हमवार कर रहे हैं अमेरिका से दोस्ती के लिए। अब इन्होंने पूरे अपने अटैक जो है वो शहबाज शरीफ पर कर दिया है। फिर गवर्नमेंट के ऊपर उन्होंने एलिगेशन किया है कि हमने तो मतलब पाकिस्तान को जो है इकोनॉमी की हमने सुधार कर दी थी और हमने टेररिज्म को खत्म कर दिया था और हम टूरिज्म पे जा रहे थे, टेररिज्म से हम मतलब निजात पा चुके थे और हम तो पाकिस्तान को टूरिज्म हब बनाना चाह रहे थे। ये जो है सरकार अब फिर टेररिज्म से आकर करके जूझ रही है और मतलब ये तो निकम्मी सरकार है। एक तरफ तो वो टेररिज्म है, दूसरा के पाकिस्तान पूरा जो है वो कंगाल बैठा है। तो ये सब सारी चीजें जो है इमरान खान ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके आई हैं, जिसका सिर्फ मकसद यही है कि वो प्रेशर बनाते रहें मतलब अपने अपोजिशन के ऊपर और अपने आप को एज अ वायबल ऑल्टरनेटिव टू दिस गवर्नमेंट वो कर रहे हैं। तो यही उनका जो है मौक़िफ़ है। अच्छा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का वाला भी कुछ मामला गर्म है। वहां जी जी क्या जी कुछ हो रहा है? चूंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर ऐसा इलाका है जहां शायद कोई हुकूमत नहीं होती, ना अफगानिस्तान की ना पाकिस्तान की, वो अपनी मर्जी से चलने वाले लोग होते हैं। और वहां वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक्टिव है और उन पर उनके बारे में पाकिस्तान में ये परसेप्शन है कि जो अफगानिस्तान के तालिबान है जो अब हुकूमत में है उनका उन पे छत्र छाया है, वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ है तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाला मामला क्या है? देखिए, आपके चैनल से ये मैं बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम अभी जो चल रहा है वो खैबर पख्तूनख्वा में या समझ लीजिए वजीरिस्तान में, और जो अफगानिस्तान से जो बॉर्डर लगा हुआ जो फाटा का इलाका होता था, ये सारे जो इलाके हैं ये जंगजू कौम है, पठान कौम है और ये हमेशा से लगान नहीं देते हैं, किसी की सॉवरेनिटी नहीं एक्सेप्ट करते हैं। इनको तो मुगल रूलर ने, अब कौन सा मुगल रूलर था उसका नाम नहीं जानते, हमारे उस्ताद ने कहा था इनको नाम दिया था काफिराने कलमा गो, काफिराने कलमा गो। अब मस्जिद में जाकर करके तो आप मुसलमान बन के आए हैं नमाज पढ़ने के लिए, कलमा तो आपने पढ़ा ही होगा अंदर जब आए होंगे अंदर, बिल्कुल। फिर आपने बम लगा दिया वहां पे, सैकड़ों लोगों को आपने मार दिया, तो ये काफिराना तो हरकत है आपकी। तो बिल्कुल। ये नाम दिया था ये पूरे खित्ते को। तो ये मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वाकया ये जोड़ना चाह रहा हूँ। जी अब ये जी। तहरीक तालिबान जो जो अभी है, टीटीपी जो है, तहरीक तालिबान पार्टी ऑफ पाकिस्तान, इसने जंग छेड़ी हुई है पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ और ये अपने जो है इनके अपने मंशे हैं कि मैं देश बनाऊंगा, वो जो देश का कॉन्सेप्ट है, और इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान, वो ISI क्या क्या है, खोरासान क्या है वो नाम है, वो मैं बनाऊंगा। तो ये उनका आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है। अब उनका ये कहना था कि इमरान खान के टाइम में और उसके बाद में इन्होंने एक संधि की थी और पीस किया था और कोई सीज फायर किया था कि हम, तो वो ये दिसंबर के महीने में उन्होंने यूनिलैटरली उसको हटा दिया कि अब हम कोई सीज फायर नहीं मानेंगे, अब हम फिर से लड़ाई करें। तो अभी आपको एक और बता दूं कि दो चीजें हुई हैं। एक तो ये हुई है कि ISI का एक बड़ा ओहदेदार जो है उसकी उसकी कत्ल हो गई।
ये बहुत बड़ी बात है। वो तालिबान जो पार्टी है, पार्टी नहीं मतलब जो संगठन है, उसने आईएसआई के किसी बंदे को, सीनियर आदमी, कोई ठुल्ला उल्ला नहीं है, वो एक बहुत सीनियर आदमी है। उसके बाद आसिम मुनीर जो है वो वहां गए थे उसको देखने के लिए, उसकी जायजा लेने के लिए, और वहां से जो खबर लेके आ रही है, उनकी मलेशिया जो है वो 500 से 650 लोग हैं जो ये सब काम कर रहे हैं। वो पूरे का पूरा वो नहीं है जो कि, और इनका आपको मैंने पहले भी प्रोग्राम से बताया था कि इनका सिविलियन से कोई लेना देना नहीं है। ये जो टारगेट है, वो जो यूनिफॉर्म वाले हैं, चाहे वो पुलिस हो चाहे आर्मी हो, उन्हीं को वो टारगेट करते हैं। तो अब जो है उसमें एक आदमी जो है वो शहबाज शरीफ के घर में घुस गया, वही गेट पे ही पकड़ा गया, वो अलग चीज है। बिलावल भुट्टो को भी जो है असैसिनेट करने के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है, शहबाज शरीफ को मारने के लिए अनाउंसमेंट कर दिया। अब जो खबर जो वहां की है कि शहबाज शरीफ ने अनाउंस किया है कि वी आर गोइंग ऑल आउट टू किल, मतलब शूट, इससे नीचे कोई वो नहीं ऑर्डर है। तहरीक तालिबान जो भी लोग हैं उनको एलिमिनेट कीजिए। वो कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान का दस्ता फौज का है। ये कुछ चंद लोग जो हैं जो टेररिस्ट ग्रुप बनाए हुए हैं अपना, वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं। अब इनकी पुरानी हिस्ट्री है, ये पहले पाकिस्तानी साइड में थे जब ये अफगान में लड़ रहे थे। अब जब यहाँ अफगान से अमेरिका चला गया तो अब पाकिस्तान पे प्रेशर दे रहे हैं। तो ये सब चीजें वहां की चलती रहती है। यानी जब आप किसी को खतरनाक बना देंगे तो वो तो दुश्मन बदलता रहेगा और उसी तरह के काम करेगा। ये असल में चाहे वो मुजाहिदीन से बदल के तालिबान हो या पाकिस्तान की मदद से बने हुए या वहां के मदरसों से पैदा होने वाला वो टेररिज्म जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है, तो उससे खुद पाकिस्तान को अब कितनी मुसीबतों से गुजरना पड़ रहा है। अपने ही पाले हुए सांप जो है एक तरह से खुद ही उनको उनके डंक मार रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। जब भी कोई मुल्क किसी दूसरे के लिए अगर कोई गड्ढा खोदता है जिसे कहते हैं, तो उसमें उसे खुद भी गिरना पड़ता है। पाकिस्तान का हाल तकरीबन ये हुआ है। आखिर में कुछ कंक्लूड करने के लिए कोई खास बात अगर रह गई हो तो हमारे पास वक्त कम रह गया। पाकिस्तान के मामले में जो है वो एक दो चीजें और अलग तहरीक तालिबान और इमरान खान से। अब आसिम मुनीर ने जो है एक स्टेटमेंट दिया है कि कू इज नॉट द सोल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। मैं आर्मी कू नहीं करने वाला और मेरे कू करने के बाद भी जो है पाकिस्तान की हालत कोई बदल नहीं जाएगी। तो ये उन्होंने बहुत बज़ाहिर बहुत खुल के कह दिया। दूसरी बात जो है, आसिम मुनीर आप तो जानते हैं कि जो आर्मी चीफ होता है पाकिस्तान का, उसकी एक अपनी अलग जगह है, वो एक अलग सुतून है पाकिस्तान के अंदर जो अपने तौर पे ऑपरेट करता है। तो आसिम मुनीर साहब ने जो है वो एक पहल की थी कि शहबाज शरीफ को और इमरान खान को मिलाने के लिए, जिसको इमरान खान ने कहा कि मैं नहीं मिलूंगा शहबाज शरीफ से। वो इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए और कुछ बिजनेस ये करने के लिए उन्होंने एक पहल की थी जो कि नहीं हुई। उसमें इमरान खान ने कहा कि मैं आसिम मुनीर साहब से मिलना चाहता हूं, वो रिक्वेस्ट किया था, जिसको आसिम मुनीर साहब ने डिक्लाइन कर दिया, कहा मैं नहीं मिलूंगा। लेकिन यही आसिम मुनीर साहब जब इनकी अपॉइंटमेंट हो रही थी, उससे पहले वो आए थे इमरान खान के पास और इमरान खान से कंसर्न लेना चाह रहे थे कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हमसे, मतलब आर्मी चीफ बनने में। तो वो बातें उनकी हो गई थी 1 to 1 उस टाइम। लेकिन आज के डेट में जब वो कुर्सी पर बैठ गए हैं, गद्दी पर बैठ गए हैं आसिम मुनीर साहब, तो उन्होंने अपना रवैया कड़ा किया हुआ है। तो ये बताने की कोशिश है कि अगर कल इमरान खान जो है वो आ जाएंगे गद्दी पे और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे पाकिस्तान से, तो उनकी रिलेशनशिप आसिम मुनीर साहब से कैसी होगी ये तो आगे की बात होगी। या तो हम आसिम मुनीर साहब गद्दी पर रहें या फिर इमरान खान रहे। तो ये सब फ्यूचरिस्टिक बातें हैं। अब एक लास्ट बात जो बता दूं वो है इलेक्शन पाकिस्तान में। वो पंजाब का जो इलेक्शन होने वाला है वो 10 मई का अनाउंसमेंट हो गया, हो चुका था पहले से। खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन होने वाला, प्रोविंशियल असेंबली वहां डिसॉल्व हो चुकी है। 3 महीना 90 डेज का पीरियड भी ओवर होने वाला है। अब पाकिस्तान में जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो यह कह रही है, इलेक्शन कमीशन ने कई लाख और कई करोड़ रुपए मांगे हैं इलेक्शन कराने के लिए गवर्नमेंट से, इलेक्शन कमीशन। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम इलेक्शन नहीं करा सकते, हमें। और खैबर पख्तूनख्वा में कहा कि वहां हालात ऐसे नहीं है, वहां टेररिज्म चल रहा है, तो वहां तो इलेक्शन होगा नहीं। पंजाब के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं कि जब जनरल इलेक्शन होगा अक्टूबर नवंबर में, उसी टाइम प्रोविंशियल इलेक्शन होगा। तो अभी जो है ये पोजीशन है पाकिस्तान के अंदर।
और कैसे कैसे डेवलपमेंट होगा, मीडिया स्टार वर्ल्ड उसकी खबर देती रहेगी। आपने एक बार बताया था, मुझे वो पूरा याद नहीं आ रहा है, मैं कंक्लूड करते हुए आपने कहा था कि पाकिस्तान को AAA चलाता है, एक तो अल्लाह, एक अमेरिका, और तीसरा कौन था वो? तीसरा आर्मी। ये है। तो अभी देखिए आर्मी चीफ ने कह दिया कि तख्ता पलट से कोई हल नहीं होने वाला, क्योंकि वहां के माशी हालात, जो इकोनॉमी है, वो इतनी हालत खराब है कि लोगों को खाने के लिए कई मौकों पर आटा नहीं मिल रहा है, मुख्तलिफ चीजों की परेशानी है, बहुत सख्ती में है, बहुत मुश्किल में है पाकिस्तान इस वक्त। और इस वक्त अब कोई भी हुकूमत अपने हाथ में ले और ये सारा गुनाह अपने सर ले, शायद वो उसके लिए तैयार नहीं है आर्मी चीफ भी। ऐसे हालत में आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, आपने अरुणाचल प्रदेश की अमित शाह जी की विजिट के बारे में और चीन के रिएक्शन के बारे में बताया, और श्रीलंका में एक जो डोंड्रा बे है, वहां सर्वेलेंस का काम चीन बढ़ा रहा है, वो आपने बताया, और ये भी बताया कि चीन वहां किस हद तक पेनिट्रेट हो चुका है इस पूरे इलाके में, न सिर्फ श्रीलंका में बल्कि पूरे इलाके के मुल्कों में। इसके अलावा पाकिस्तान के हालात भी आपने तफसील से बताए, इमरान खान के दिल और दिमाग में क्या कुछ चल रहा है वो भी हमने समझने की कोशिश की, कि जो इमरान खान साहब अमेरिका के को एक तरह से मुंह भर के गालियां दे रहे थे तकरीबन, अगर कहा जाए, वो अब अमेरिका के मामले में जरा खामोश नजर आ रहे हैं। कहां से दबाव आया, क्या चाहते हैं, नतीजा क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।